2002 वाशिंगटन डीसी के एक ऑफिस के अंदर एक मीटिंग कराई जा रही है और ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब इराक जंग का खतरा सर पे मंडरा रहा है। इस मीटिंग के अंदर दो लोग मौजूद हैं, एक यूएस के उस टाइम के प्रेसिडेंट और उनके सामने एक आदमी बैठा है जिसका चेहरा और नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो एक कमेटी का मेंबर है जो इस बात पर दबाव डाल रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंग की सिचुएशन बन रही है उसके अंदर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करेगा। अब इस मीटिंग के बाद क्या हुआ ये तो हम वीडियो में आगे जानते हैं, लेकिन क्या ये बात आपको शॉकिंग नहीं लगती कि एक कमेटी का मेंबर अमेरिका को बैठकर या अमेरिका के प्रेसिडेंट को बैठकर ये बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। इससे कई ज्यादा अजीब और शॉकिंग बात तो ये भी है कि एक कंट्री जो कर्जे के अंदर डूबी हुई है, यूएस के ऊपर 34 ट्रिलियन से ज्यादा का डेट है जो उसे अपने लोगों को पे करना है, लेकिन वो हर साल अपने बजट का 1% जो कि 33 बिलियन बनता है वो एज अ मिलिट्री एड इसराइल को देता है। इससे कई ज्यादा शॉकिंग और अजीब बात तो ये भी है कि यूएस जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन उसके अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो वहाँ के कैंडिडेट इस बात पे नहीं बहस कर रहे होते या कैंपेन चला रहे होते कि हम आपको जॉब्स देंगे, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे या आपको स्कॉलरशिप देंगे। वो इस बात पर कैंपेन चला रहे होते हैं कि एक कहता है कि मैं सबसे बड़ा इजरायली हूँ तो दूसरा कहता है कि मैं सबसे बड़ा जायनिस्ट हूँ। We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. अब ये जो इन्फ्लुएंस है या ये जो पैटर्न है ये हर जगह पे यूएस के अंदर देखने को मिलता है। कहने को यूएस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन उसकी ताकत किसी सर्कस के शेर जैसी लगती है जिसे कंट्रोल कोई और कर रहा है। इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है ये सालों पुराना है। बहुत से हिस्टोरियंस का तो ये कहना है कि इसराइल बनने के पीछे जो उसकी रूट्स थी वो भी यूएस से ही निकली थी। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो आज यूएस के अंदर ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो प्रो इसराइल एजेंडे को लेकर चलती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका के अंदर प्रो इसराइल लॉबी कहा जाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो सबसे मेन जो लीड करती है उसे एपैक कहा जाता है। एपैक अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी है जो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करती हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल बजट है वो 100 मिलियंस का है और इसका जो एक सेरेमनी की जाती है एक साल के अंदर या जो एनुअल जो इसकी सेरेमनी होती है उसके जो मेंबर्स हैं वो 2000 के करीब हैं और ये कोई आम लोग नहीं है, ये यूएस की टॉप लीडरशिप होती है या वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं। बाइडेन और ट्रम्प जैसे लोग तो वहां पर चाय लेके फिर रहे होते हैं। साल 1949 के अंदर जब एपैक को बनाया गया था तो इसका नाम अमेरिकन जायनिस्ट काउंसिल था, पब्लिक अफेयर कमेटी थी, जिसे बाद में साल 1959 के अंदर इसका नेम चेंज कर दिया गया था और एपैक रख दिया गया था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ अमेरिका और इसराइल के रिलेशंस को ठीक करना था और इस कमेटी के अंदर जो वर्कर्स थे वो सिर्फ 10 बंदे काम कर रहे थे और उसका जो एनुअल फंडिंग थी इसकी वो सिर्फ 3 लाख की थी। लेकिन साल 1970 के बाद से क्या हुआ कि इस कमेटी के अंदर एक या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बूस्ट देखने को मिला और इन्होंने क्या किया कि अपनी अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दी। अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे ज्यूइश रहते हैं जो जिनको इन्होंने अपने साथ एंगेज करने की कोशिश की और उसके अलावा बहुत सारी क्रिश्चियनिटी को भी इन्होंने अपने साथ एंगेज करवा लिया जो कि प्रो इसराइल थे या जाइनिज्म को मानते थे, उनको भी अपने साथ अट्रैक्ट करवा लिया था। और इसके बाद जो इनका जो एनुअल बजट हो गया था इनको इतनी ज्यादा डोनेशन मिलने लग गई कि 3 लाख से बढ़कर 70 लाख तक पहुंच गया था। और एपैक कमेटी ने सबसे पहला जो अपना टारगेट है वो यूएस की कांग्रेस। अब ये कांग्रेस क्या है? कांग्रेस यूएस की एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो यूएस के अंदर जो कानून साजी की जाती है, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, लॉ मेकिंग की जाती है और जितने भी वहाँ सैंक्शंस लगाए जाते हैं किसी कंट्री के ऊपर, वॉर को लेकर जो वहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो कांग्रेस ही बनाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो कानून पार्लियामेंट बनाती है तो वैसे ही यूएस के अंदर इसे कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के 535 मेंबरान हैं जिनमें से 100 सेनेटर्स होते हैं और 435 जो होते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एपैक के जो टारगेट थे वो 535 ही मेंबरान थे जिनको इन्होंने टारगेट किया। इनको टारगेट कर लेने का मतलब ये था कि पूरे यूएस के ऊपर अपना कंट्रोल, क्योंकि आप इनसे अपनी पॉलिसीज मनवा सकते हैं, कोई भी रूल पास करवा सकते हैं, कोई भी लॉ पास करवा सकते हैं और इन्होंने इन्हीं को टारगेट किया। बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन एपैक का इतना कंट्रोल में नहीं था कि ये कांग्रेस के लीडर से मिल भी सके, तो इसलिए ये फोन्स और लेटर्स के जरिए उनसे अपने राब्ते इन्होंने स्टार्ट किए। उसके
उसके बाद इन्होंने अपनी बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आए, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, और एजुकेशन के नाम पर इन्होंने बहुत सारी ट्रिप्स स्टार्ट की। अब इन ट्रिप्स के अंदर होता क्या था कि ये कांग्रेस के लीडर्स को इजराइल लेकर जाते थे। वहां पर वो ट्रिप्स के अंदर अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस होते थे वो इजरायली पॉलिटिशियंस के साथ इंटरेक्शन करते थे, उनके साथ अपने ताल्लुकात ठीक करते थे, और उससे ये होता था कि इनके जो मसाइल थे वो कांग्रेस के लीडर्स तक पहुंच रहे थे, और वो कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ने लग गए थे, और उनको डोनेशन देना भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब ये जो एपेक है ये खुद डोनेशन नहीं करता, इसकी जो दो कमेटीज हैं जैसे सुपर पैक और पैक कमेटी है, ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइज कोई इवेंट कराना हो तो या कोई डोनेट करना हो तो ये कमेटी ये काम कर रही होती है। इनका जो मोटिव था वो सबसे पहले जो यंग पॉलिटिशियंस आते थे उनकी कैंपेन में उनको मदद करना, उनको डोनेट करना और उनकी हेल्प करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, और इससे उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को लाया, जिसमें से एक जो बाइडेन भी हैं, जिनको सबसे ज्यादा फंडिंग आज तक मिल चुकी है, और उनको आप देख भी सकते हैं कि वो किस तरह वफादारी से ये चीजें निभाते रहे हैं। वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो उसके अंदर भी वो अपना एक पॉजिटिव रोल इसराइल के लिए प्ले करते रहे हैं, और आज जब गजा वॉर थी तब भी उन्होंने किस तरह का रिस्पॉन्स शो किया ये तो हम देख ही चुके हैं। If I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew. इसके अलावा ये जो एपेक कमेटी सिर्फ उन पॉलिटिशियंस को ही प्रमोट नहीं करती जो इसराइल के फेवर में हो, बल्कि उन पॉलिटिशियंस को भी टारगेट करती है जो एंटी इसराइल हो, उनको डिफेम करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उनके खिलाफ एडवर्टाइजमेंट चलाना। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है दो मुस्लिम जो लीडर्स हैं कांग्रेस, दोनों को भी पिछले कई टाइम से टारगेट किया जा रहा है। Representatives Tlaib and Omar have faced criticism in the past for their statements on Israel, which some critics have called anti-Semitic. 2000 के टाइम तक आते आते एपेक ने कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल अपना जमा लिया था, और 2001 के अंदर नेतन्याहू ने एक कैंपेन में अपने इजरायली कुछ दोस्तों से बात करते हुए ये कहा भी था कि यूएस आज के टाइम एक ऐसी चीज है जिसे हम जिस सीधे रास्ते पर चलाएंगे वो उसी तरफ जाएगा, वो हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। और ये चीज़ हमने इसके बाद इराक जंग के अंदर देखी भी थी, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी। और उस मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे वो जॉर्ज बुश थे, और उनके सामने जो कमेटी का मेंबर था वो एपेक कमेटी का मेंबर था जो दबाव डाल रहा था। और ये डार्क सीक्रेट उस टाइम अनफोल्ड हुआ था जब जॉर्ज बुश ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके पास कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं था कि हमने इराक के अंदर जंग क्यों की। Operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. तो इससे ये बात साबित हो गई थी कि ये इजरायली लॉबी के इन्फ्लुएंस की वजह से और इजराइल के इंटरेस्ट की वजह से ये जंग की गई थी। एपेक सालों तक प्रो इजराइल रहा, लेकिन 2021 से एपेक की पॉलिसीज के अंदर एक चेंज देखने को मिला है। जो पहले प्रो इजराइल एक लॉबी हुआ करती थी, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टिल्ट दिखा रही है। लिंक जो कि इजराइल की पॉलिटिकल पार्टी है, नेतन्याहू की ये पार्टी है, इसकी तरह अब ज्यादा उनका टिल्ट देखने को मिल रहा है, उस तरफ वो अब ज्यादा अपना झुकाव दिखा रहे हैं। अब इसराइल की ये जो लॉबी है ये अंदर ही अंदर अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ का जो जितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही है। अमेरिका के पॉलिटिशियन किसी गद्दार से कम नहीं है जो अपने किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए या अपनी डोनेशंस के लिए अपने लाखों टैक्स पेयर का पैसा उठाकर इसराइल को दे देते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे एक करप्ट ब्यूरोक्रेट अपने 1000 या 500 रुपए के लिए 10,000 का टैक्स माफ कर देता है, तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। ये इसराइल की ये जो लॉबी है ये सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स का तक महदूद नहीं है या वहाँ की लीडरशिप तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या वेपन इंडस्ट्री हो, उसके अंदर भी इसका एक दबाव देखने को मिलता है। उसके अलावा इस लॉबी के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं या इसकी इंडस्ट्रीज का कैसे रोल है या आम आदमी के ऊपर क्या रोल है अमेरिका के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।